नमस्कार। आज बात करेंगे हॉकी में 41 साल बाद मिली कामयाबी की। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के बड़े ऐलान की। जानेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहां लगा झटका। बात करेंगे चीन के खिलाफ भारत की बढ़त की। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी चंदे की। शुरुआत करते हैं ओलंपिक हॉकी में मिले मेडल की। ओलंपिक में आज भारत ने इतिहास रचते हुए हॉकी में मेडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को कांटे के मुकाबले 5 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। 1980 में मॉस्को ओलंपिक के बाद हॉकी में भारत का ये पहला मेडल है। 1980 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद से ही भारत की झोली ओलंपिक में खाली थी। आज के मुकाबले में दोनों ही टीमों ने आक्रामक हॉकी खेली। पहले क्वार्टर में जर्मनी हावी रहा। उसने अटैकिंग हॉकी खेली और खेल के पहले ही मिनट में गोल कर जर्मनी ने बढ़त बना ली थी। तिमुर ओरूज ने फील्ड गोल किया। पहले क्वार्टर के खत्म होने के ठीक पहले उसे पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारत ने इसे बचा लिया। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में टीम इंडिया ने वापसी की और सिमरनजीत सिंह ने 17वें मिनट में गोल दाग कर 1-1 से स्कोर बराबर कर दिया। लेकिन फिर जर्मनी ने 24वें और 25वें मिनट में एक के बाद एक गोल दाग कर भारत पर 3-1 की बढ़त बना ली। लेकिन भारत ने भी हमले जारी रखे और दूसरा क्वार्टर समाप्त होने से पहले 27वें मिनट में हार्दिक सिंह और 29वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह के गोल की बदौलत स्कोर 3-3 की बराबरी पर कर दिया। तीसरा क्वार्टर पूरी तरह से भारत के नाम रहा। हाफ टाइम के बाद 31वें मिनट में रविंद्र पाल ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को 4-3 से बढ़त दिलाई। उसके ठीक 3 मिनट बाद सिमरन जीत ने गोल कर लीड को 5-3 कर दिया। तीसरे क्वार्टर में जर्मनी एक भी गोल नहीं कर पाया। चौथे क्वार्टर पर भारत ने कुछ डिफेंसिव खेल दिखाया। इसका फायदा जर्मनी को 48वें मिनट में मिला और उसने गोल कर बढ़त को 5-4 कर दिया। लेकिन इसके बाद कोई टीम गोल नहीं कर पाई और भारत ने ये मुकाबला 5-4 से जीत लिया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान हुंकार भर रहे हैं कि वो 2024 तक आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी ओर मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो बातचीत करने को तो तैयार है, लेकिन कानून वापसी की शर्त मानने को तैयार नहीं है। न किसान झुक रहे हैं और न ही सरकार पीछे हट रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। इस दिन किसानों की पूरे देश में तिरंगा मार्च निकालने की भी योजना है। 40 किसान संगठनों के इस मोर्चा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों पर सभी किसान और मजदूर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा लेकर सभी साइकिल, बाइक, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी निकलेंगे। इस बीच जंतर मंतर पर किसानों की संसद भी चल रही है, जहां रोज 200 किसान शामिल हो रहे हैं। जहां किसानों द्वारा सरकार के कई बिलों को खारिज किए जाने के साथ ही कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। किसानों की संसद 3 कृषि कानून के खिलाफ संकल्प पारित कर चुकी है। इसके अलावा वायु प्रदूषण और विद्युत सुधार बिल के खिलाफ भी संकल्प पारित किया गया है। इस संसद में कृषि उत्पादों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने वाला एक बिल भी पेश किया गया है। पंजाब में कांग्रेस संकट कम होता नहीं दिख रहा है। राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है, तो दूसरी ओर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत किशोर ने यह इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है। इसी साल 1 मार्च को प्रशांत किशोर अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर बने थे और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक लेने का फैसला किया है। वैसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी के साथ इसे लेकर उनकी कई बैठकें भी हो चुकी हैं। कैप्टन को संबोधित करते हुए अपने पत्र में प्रशांत किशोर ने लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के मेरे निर्णय के मद्देनजर मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूँ। चूँकि मुझे अभी अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना है,
इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें। इस पद के लिए मुझे चुनने और अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में पंजाब विधानसभा के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सीमा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा है। भारत ने लद्दाख में एक नई ऊंचाई हासिल की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। इसके साथ ही भारत ने बोलीविया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलीविया के नाम था। यहां उतुरुंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। ये सड़क 52 किलोमीटर लंबी है और उमलिंगला पास के जरिए पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर को जोड़ती है। ये सड़क स्थानीय लोगों के लिए काफी लाभदायक होगी। वजह यह चिसुमले और डेमचौक को लेह से जोड़ने के लिए वैकल्पिक रास्ता देती है। इस सड़क के बनने के बाद लद्दाख की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और यहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस सड़क को बनाने में BRO को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान खराब मौसम से भी लगातार जूझना पड़ा है। ठंड के मौसम में यहां पर तापमान -40 डिग्री तक नीचे चला जाता था। साथ ही सामान्य जगहों पर भी ऑक्सीजन लेवल में 50% की गिरावट आ जाती थी। BRO ने ये उपलब्धि खराब मौसम से जूझते हुए अपनी संकल्प शक्ति के बल पर हासिल किया है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये सड़क नेपाल में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का दक्षिणी बेस कैंप 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि तिब्बत में स्थित उत्तरी बेस कैंप 16,900 फीट की ऊंचाई पर है। वहीं सियाचिन ग्लेशियर से भी ये काफी ऊंचा है, जो कि 17,700 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अलावा लेह में स्थित खारदुंग ला पास की बात करें तो उसकी भी ऊंचाई केवल 17,582 फीट ही है। बीजेपी ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 5 दलों के कुल चंदे से 3 गुना ज्यादा चंदा मिलने का ऐलान किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने अमरावती नगर निगम से भी चंदा मिलने की जानकारी सार्वजनिक की है, जहां मेयर और डिप्टी मेयर उसी पार्टी से हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी को 785 करोड़ 77 लाख रुपए चंदे से प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस समेत 5 दलों को 228 करोड़ 3 लाख का चंदा मिला है। यानी बीजेपी को मिला चंदा 5 राजनीतिक दलों को मिले चंदे से 3 गुना ज्यादा है। ADR के मुताबिक बीजेपी ने अमरावती नगर निगम से 4,80,000 रुपए चंदा मिलने की घोषणा की है। हालांकि इस राशि के बारे में पार्टी ने पता, बैंक का नाम, पैन सहित अन्य विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, लेकिन इंटरनेट पर खोजने से ये पता चला है कि उक्त दानदाता महाराष्ट्र का एक स्थानीय निकाय है। ये नगर निगम द्वारा चंदा देने की वैधानिकता पर सवाल खड़े करता है, जो एक शासकीय इकाई है और जिसके महापौर और उप महापौर बीजेपी से हैं और जिस पर एक राजनीतिक दल का शासन है। ADR की रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चंदे के रूप में प्राप्त 20,000 रुपए से अधिक की राशि पर गौर किया गया है। इस राशि के बारे में पार्टियों ने खुद ही चुनाव आयोग को जानकारी दी है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।